मित्रों, आप सबों का वेलकम है मेरे इस चैनल में। परमानंद कुमार अंधरा ठाड़ी, स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने प्रश्नों की ओर, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में आने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्त, क्या क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे ये तो कहना मुश्किल है, परंतु जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो डेफिनेटली है। तो चलते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? राधा कृष्णन आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? तो दोस्तों, जो उत्तर है यूजीसी की स्थापना। यूजीसी की स्थापना के लिए राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राधा कृष्णन आयोग कब बनाया गया? राधा कृष्णन आयोग कब बनाया गया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग जो बनाया गया वो 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? 1952 ईस्वी में दोस्तों, 1952 ईस्वी में। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप याद कीजिए। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? सन 1952 ईस्वी में। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से दोस्तों, आंसर माध्यमिक शिक्षा से। महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन सन 1958 ईस्वी में को हुआ था दोस्तों। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? सन 1964 ईस्वी में। कोठारी आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया दोस्तों। महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? अभी बताए थे। महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन 1958 ईस्वी में किया गया दोस्तों। संविधान अनुसार शिक्षा को किस सूची का विषय बनाया गया? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखती है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से नौकरी कराना निषेध है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से नौकरी कराना निषेध है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में संविधान में ऐसा वर्णित किया गया है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। ये कानूनन जुर्म है। यदि आप रखते हैं तो आपको कानूनन जुर्म, जेल की सजा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लोक जम्बिस किस राज्य से संबंधित है? लोक जम्बिस जो है दोस्त, राजस्थान से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण से क्या अभिप्राय है? बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण का मतलब है कि बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता उपलब्ध कराया जाए। इसी के कारण से आप देखते हैं कि गांव-गांव में विद्यालय खुल गया है और हाई स्कूल +2 की भी व्यवस्था की गई है। किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला? 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है। किन विद्यालयों का दूसरा नाम द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय रखा गया है? साखरशाला। साखरशाला जैसे विद्यालयों को दूसरा नाम द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय रखा गया है। भारत की कौन सी परियोजना विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है? दोस्तों, बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। भारत की कौन सी परियोजना विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है? जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, जिसको डाइट बोलते हैं दोस्तों। भारत की कौन सी परियोजना विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है? जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। यशपाल समिति के गठन कब हुआ था दोस्तों? 1992 ईस्वी में। यशपाल समिति की गठन 1992 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ कम करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? यशपाल समिति ने दिया था। और इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि अभी शनिवार, सुरक्षित शनिवार चल रहा है। बैगलेस विद्यालय हो गया है, बैगलेस बच्चे हो गए हैं। शनिवार को आएंगे बच्चे बैगलेस होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करने का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986, 1986।
विद्यालयी शिक्षा बच्चों के ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है? बिना शिक्षा पूर्ण किए विद्यालय छोड़ देना विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट कहलाता है। प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के वर्ग को आप प्राथमिक शिक्षा की श्रेणी में रख सकते हैं। क्लास 1 to 8 तक की श्रेणी के बच्चों को आप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक यानी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने का संबंध किससे है? तो एनसीएफ 2005 से है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने का संबंध रखता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में किस शिक्षा नीति से विशेष सहायता ली गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करके उसमें से भी महत्वपूर्ण बातें को पॉइंट्स को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को तैयार करने में ली गई थी। पूर्व प्राथमिक किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक आयु वर्ग में रखा जाता है। विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना निम्न में से किससे संबंधित है? विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना निम्न में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के पास घर से ही आकर के बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बच्चों के पास को उसी ज्ञान को पुनरावृत्ति करनी होती है। बच्चे जब घर से विद्यालय की ओर जाते हैं तो घर से विद्यालय जाने के क्रम में भी उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है रास्ते में, बाहर की दुनिया से, पर्यावरण से। तो इसलिए एनसीएफ 2005 इस बात को कहता है कि विद्यालय के बाहर के ज्ञान को भी आप संबंध कीजिए बच्चों के साथ में, उसका एजुकेशन सिस्टम बौद्धिक स्तर पर बढ़ेगा। स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में देखता है। स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में देखता है एनसीएफ 2005। भारत की कौन सी परियोजना विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है? जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। डीपीईपी कब प्रणाम किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना डीपीईपी दोस्तों ये 1994 ईस्वी को डीपीईपी 1994 ईस्वी को आरंभ किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब ही हो गया कंबाइंड, जो किसी न किसी अन्य से सहयोग लिया जाता है, यानी यूनिसेफ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ये तीनों की मिली भगत बिहार शिक्षा परियोजना अभी चल रही है। यानी कि दोस्तों यूनिसेफ का भी सहयोग है, केंद्र सरकार का भी सहयोग है, बिहार सरकार का तो है ही परियोजना। यूईई का संबंध किससे है? प्रारंभिक विद्यालयों से। यूईई का संबंध किससे है दोस्तों? प्रारंभिक विद्यालयों से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीपीईपी का विस्तृत रूप क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। डी से डिस्ट्रिक्ट हो गया, पी से प्रोग्राम प्राथमिक कह सकते हैं, ई से एजुकेशन कह सकते हैं, पी से प्रोग्राम कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एक क्लस्टर संकुल में कितने विद्यालयों का समूह होता है दोस्तों? 8 से 10 विद्यालयों का समूह होता है। बिहार शिक्षा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, इसका बारे में जिक्र मैंने किया था। यूनिसेफ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मिलीभगत से कंबाइंड से इस परियोजना को चलाया जा रहा है। एक प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी जिसको बोलते हैं में कितने गाँवों का समूह होता है? 100 गाँव की समूह होता है दोस्तों। एक डाइट में कितने शैक्षिक शाखाएं होती है? 7 शैक्षिक शाखाएं होती है एक डाइट में। डाइट एक जिला स्तरीय संस्था है दोस्तों। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? तो दोस्त एनईपी 1986 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे किया गया 1986 ईस्वी के तहत। राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था होती है? एससीईआरटी। राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था होती है? एससीईआरटी। प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना कौन सी है? एनसीईआरटी। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना कौन सी है? एनसीईआरटी। यह संरचनात्मक संरचना है जिसके बेस में हम जितने भी परीक्षा देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, तो एनसीईआरटी को गाइडलाइन के रूप में, एनसीईआरटी की पुस्तकों को मानक के रूप में रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठनात्मक संरचना है वह एनसीईआरटी है दोस्तों। इसी को हम
बेहतरीन मानते हैं और इसी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। एनसीईआरटी की सामान्य सभा का संयोजक कौन होता है? एनसीईआरटी की सामान्य सभा का संयोजक एनसीईआरटी के सचिव होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी होते हैं दोस्त। एनसीईआरटी की सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, जो एनसीईआरटी के सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का हिंदी रूपांतरण हुआ दोस्त। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ। 1 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी लागू नहीं थी, तब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चनों का सेट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सहयोग करें दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। वीडियो मैं कहीं ना कहीं किसी साथी से ही लेकर के उसको एडिटिंग करके इसमें डाला हूँ, तो ये अर्निंग पर्पस से नहीं, ये प्रशिक्षण और शिक्षण के पर्पस से मैं तैयार कर रहा हूँ कि मुझे खुद भी याद रहे, मैं अपनी वीडियो खुद को देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। थैंक यू दोस्तों।